चलो शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट, जो कि कल का बचा हुआ पार्ट था, और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन क्या होता है। ठीक है, द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन का जो क्रिया विधि है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम पे पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, और पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग उसको डिवाइड किए थे कितने भागों में। पॉलिनेटिंग एजेंट किसे कहते हैं बोला था मैं, यानी कि कोई ध्यान से समझना, पराग कोश है, पराग कोश में उपस्थित पराग कण को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाने का कार्य करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। अब पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में जब हम वर्गीकरण कर रहे थे, ठीक है, याद करो पॉलिनेटिंग एजेंट, एक बार वर्गीकरण फिर से करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि ये वर्गीकरण ये तुम्हारा काम का है। ठीक है, कि कितने भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में। एक होता है एबायोटिक एजेंट और एक होता है आपका बायोटिक एजेंट। क्या होता है, बायोटिक एजेंट। इसके बाद हम लोग एबायोटिक एजेंट में दो चीज़ को बोले थे, एक तो होता है आपका वायु द्वारा परागण, वाइंड पॉलिनेशन बोला था जिसको मैं, वाइंड पॉलिनेशन, जिसका एक और नाम क्या है, एनिमोफिली। क्या बोलते हैं इसको, एनिमोफिली। और एक हम लोग पढ़े थे जल द्वारा परागण, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। और ये हाइड्रोफिली भी कितने प्रकार का रहता है, दो प्रकार का। एक होता है आपका इपीहाइड्रोफिली था और एक क्या था आपका, हाइपोहाइड्रोफिली था। क्लियर है ना। इपीहाइड्रोफिली में मैं दो चीज़ का नाम याद करने के लिए बोला था, एक तो हाइड्रिला और दूसरा कौन सा, वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया। इसमें किसको याद करने बोला था, जोस्टेरा। सी ग्रास बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सी ग्रास या सी वीड, ठीक ना, समुद्री खरपतवार। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैं ये बोला था कि भले वाटर लिली और वाटर हाइसिन, ठीक है, वाटर लिली और वाटर हाइसिन जलीय पौधे हैं, लेकिन इनमें परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा। किनके द्वारा होता है, कीट के द्वारा। क्लियर है, या तो फिर वायु के द्वारा। जल में उपस्थित पौधे, इसका मीनिंग ये नहीं है कि केवल और केवल जल द्वारा ही परागण हो, कीट द्वारा भी हो सकता है और वायु द्वारा भी हो सकता है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, इतना याद करने बोला था। उसके बाद बायोटिक में मेनली जू आते हैं, जूफिली बोलते हैं, जानवर आते हैं, ठीक है ना, जंतुओं द्वारा परागण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जूफिली। और जूफिली में हम लोग अलग अलग जानवरों का नाम लिखे थे। मान लो, ध्यान समझना, कीटों द्वारा परागण होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली। याद आया, एंटेमोफिली बोलते थे, याद करो। मान लो किसके द्वारा हो रहा है, आपका घोंघा द्वारा हो रहा है, क्या बोलते थे उसको, मेलमैकोफिली। ठीक है, चींटी द्वारा होता था, क्या बोलते थे उसको, मिरमैकोफिली। मिरमैकोफिली। चमगादड़ द्वारा हो जाए मान लो परागण तो उसको क्या बोलते थे, सिरेप्टोफिली। सिरेप्टोफिली। समझ आ रहा है कि नहीं, सिरेप्टोफिली। ऐसा करके हम लोग पढ़े थे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, चमगादड़ हो गया था। अच्छा, चिड़िया द्वारा होता था तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। तो ऐसा अलग अलग जंतुओं द्वारा भी परागण कर्ता के रूप में कार्य किया जाता है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अध्ययन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो एबायोटिक पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, बायोटिक। अच्छा, कुछ कुछ IMP पॉइंट याद रखना। सबसे ज़्यादा जो परागण होता है, सर्वाधिक परागण होता है किसके द्वारा, हमको लगेगा वायु ज़्यादा है तो वायु द्वारा होना चाहिए करके, लेकिन नहीं, किसके द्वारा होता है, बायोटिक। किसके द्वारा होता है, बायोटिक। तो बायोटिक पॉलिनेशन जो रहता है ज़्यादा होता है किससे, एबायोटिक से। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कीट परागण होता है और कीट परागण में भी सर्वाधिक रूप में परागणकर्ता का काम कौन करता है, आपका मधुमक्खी। कौन करता है, मधुमक्खी। ठीक है, कौन करता है, मधुमक्खी। और उसके बाद आपका आता है कौन, तितली। ठीक है, तो सर्वाधिक कीट परागण किनके द्वारा होता है, आपका मधुमक्खी के द्वारा। किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा, भूलना नहीं। क्लियर है, लगभग 80% ऐसा माना जाता है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है लेकिन इसको देख लेना। यहाँ तक क्लियर है। चलो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट का। ठीक है, और एबायोटिक में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, वाइंड पॉलिनेशन, वायु द्वारा परागण। वाइंड पॉलिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। क्लियर है ना। यह परागण का जो क्रिया है, इसमें माध्यम कौन होता है, आपका वायु होता है।
मतलब ध्यान समझना, कोई एक पुष्प है, तो ये जो पुष्प है, ठीक है, इसमें उपस्थित एंथर है, तो एंथर में उपस्थित जो परागकण है वो कोई दूसरा पुष्प है तो उसके स्टिग्मा तक, कोई दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक किसके माध्यम से जाता है? वायु के माध्यम से। किसके माध्यम से जाएगा? वायु के माध्यम से। अब यदि ये वायु के माध्यम से यहाँ पर जाएगा, दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या क्या विशेषता होना चाहिए और इसका क्या क्या विशेषता होना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो परागकण है, वायु परागण हो रहा है मान लो, तो उसका सबसे पहला विशेषता ये रहेगा कि ये जो इसका पुष्प रहता है, ठीक है ना, वायु परागण वाला जो पुष्प रहता है जो छोटा होगा, पुष्प कैसे होंगे? छोटे। कैसे होंगे? छोटे। अनाकर्षक होंगे। क्या होंगे? अनाकर्षक। क्यों अनाकर्षक? ठीक है, अनाकर्षक हैं तभी तो कोई कीड़ा वगैरह आकर के इनका पॉलिनेशन नहीं कर रहा है और वायु को करना पड़ रहा है। छोटे होते हैं पुष्प, अनाकर्षक होते हैं, गंधहीन होंगे, मकरंदहीन होंगे। मतलब जितना भी स्वपरागण में तुम लोग पढ़ते थे ना, स्वपरागण वाला पुष्प का विशेषता सेम टू सेम वायु परागण वाले पुष्प का विशेषता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और चूंकि ध्यान से समझना, वायु के द्वारा जाएगा तो एक दो ठोक मान लो परागकण रहेगा तो क्या हो जाएगा? इसका पहुंचने का चांसेस बहुत कम रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इस कारण परागकण यदि छोटे हैं तो संख्या इसका क्या होना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि परागकण का संख्या वाइंड पॉलिनेशन वाले में, परागकण का संख्या जो है वाइंड पॉलिनेशन वाले में क्या होना चाहिए? सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, और ध्यान रखना, ये जो स्टिग्मा रहेगा, स्टिग्मा को क्या करना है? इसको पकड़ना है। तो ये जो स्टिग्मा रहेगा वो थोड़ा सा ऐसा रोमिल रहेगा, उसमें रोम निकले रहेगा और थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा। कैसे रहेगा? थोड़ा सा चिपचिपा, ताकि परागकण जैसे इसके ऊपर आए तो उसको फट से ये कर ले, अपने ऊपर चिपका ले। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये जो स्टिग्मा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? चिपचिपा होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? रोमिल। क्या होना चाहिए? रोमिल, फेदरी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक प्लांट होता है आपका पाइनस। पाइनस में पीले रंग का क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। कौन से रंग का? पीले रंग का। और जब परागकण एक साथ वायु द्वारा परागित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सल्फर सावर। क्या बोलते हैं? सल्फर सावर। क्या बोलते हैं? सल्फर सावर। और देखो ऐसा पीला रंग का बादल बनता है, तो ये है आपका सल्फर सावर। किसका? सल्फर सावर किसका है? ये आपका पाइनस प्लांट का। किसका? पाइनस प्लांट का। सल्फर सावर कौन सा प्लांट बनाता है करके आएगा, तो कौन बनाता है? आपका पाइनस। पीले रंग का परागकण रहता है, तो जब वायु द्वारा क्या होता है? परागणकर्ता का रूप में काम करता है वायु, तो बादल दिखाई देते हैं हमको पीले रंग के, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं इस कारण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये समझ आया? ठीक है। अच्छा, याद रखना, जो वाइंड पॉलिनेशन दिखाता है उसके ओवरी में केवल और केवल एक ओव्यूल होता है। कितना ओव्यूल होता है? एक। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनेगा ना, ठीक है। जो वाइंड पॉलिनेशन करता है, ठीक है, उसके ओवरी में कितना ओव्यूल होता है? केवल एक, यानी कि मोनो ओव्यूलर होता है। क्या होता है ये? मोनो ओव्यूलर। क्या होता है? मोनो ओव्यूलर। यहाँ तक क्लियर है? और याद रखना, ठीक है, जैसे कि मैं तुम लोग को क्या बोला कि बायोटिक जो रहता है ये वाला, वो एबायोटिक से क्या रहता है? ज़्यादा होता है। लेकिन मान लो एबायोटिक में भी वाइंड पॉलिनेशन और क्या है तुम्हारा? हाइड्रोफिली, यानी एनिमोफिली और हाइड्रोफिली में कंपेयर करो कि कौन सा परागण ज़्यादा होता होगा? वायु परागण ज़्यादा होता है कि जल परागण? तो याद रखना कौन सा वाला ज़्यादा होगा? वायु परागण। कौन ज़्यादा होता है? वायु परागण। तो वायु परागण जो है, ध्यान समझना, जो वायु परागण है वो क्या है? आपका मोस्ट कॉमन परागण है, मोस्ट कॉमन, ठीक है ना, पॉलिनेटिंग एजेंट है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका? जल परागण का। किसके बारे में पढ़ेंगे? जल परागण। मतलब जब परागकण, ध्यान से समझना, जब परागकण जो है जल के माध्यम से, जब परागकण क्या हो? जल के माध्यम से कहाँ पहुँचे? आपके स्टिग्मा तक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल परागण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जल परागण। ठीक है। जल परागण जो होता है, ध्यान से समझना, जल परागण, ठीक है, एंजियोस्पर्म है, इसमें मोनोकोट जो रहता है, एक बीजपत्री, उसके केवल 30 वंश तक सीमित है। मतलब केवल 30 वंश में भी बस जल परागण पाया जाता है, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहला लेक्चर में वही बोला था मैं, हम लोग पूरा प्रॉपर रिप्रोडक्शन किसका पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म का। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट रहता है उसका जो मोनोकोट है, देखो डाइकोट होता है और एक क्या होता है आपका? मोनोकोट होता है। तो मोनोकोट जो रहता है, यानी एक बीजपत्री जो रहता है,
ठीक है ना, उसके केवल 30 वंश तक ही सीमित है, यानी 30 वंश भर जो रहता है वो जल द्वारा परागण शो करता है। कितना? केवल और केवल 30 वंश। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ना, ठीक है, और वो भी केवल और केवल एक बीजपत्री पौधे में, ये याद रखना। अच्छा, ये जो जल परागण है, ध्यान से समझना, मैं ये बोला हूँ कि जरूरी नहीं है कि जल में रहने वाले जितने भी प्लांट हो वो जल द्वारा ही परागण करते हैं, ठीक है, वो वायु द्वारा या कीट द्वारा भी परागण कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया था आप लोगों को, किसका किसका दिया था? वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ। ये दोनों जल में जरूर हैं, लेकिन इनका जो परागण है जल द्वारा नहीं होता, बल्कि किसके द्वारा होता है? या तो वायु द्वारा होता है या तो कीट द्वारा इनका परागण होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं क्या बोला हूँ, जो जल परागण होता है वो कितने प्रकार का होता है आपका? 2 प्रकार का। एक होता है आपका एपीहाइड्रोफिली और एक होता है आपका हाइपोहाइड्रोफिली। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका? एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली क्या है? ध्यान से समझना। मान लो ये ऐसा पानी है, ये पूरा क्या है? पानी है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ एक हमारा प्लांट है, ये हमारा एक कोई प्लांट है। अब ध्यान से समझना, जब परागण का क्रिया करना होगा, जब परागण का क्रिया करना होगा, ये प्लांट जो है कहाँ है? अभी जल के अंदर है, लेकिन जब परागण का क्रिया करना होता है तो ये जो प्लांट है वो कहाँ आता है? जल के सतह के ऊपर आता है। समझ आ रहा है कि नहीं? जल के सतह के ऊपर आता है, तो उसको क्या बोलोगे? एपीहाइड्रोफिली। और मान लो जल के अंदर में ही परागण का क्रिया संपन्न हो जाए, पानी के अंदर में ही, सतह पर ना जा करके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोहाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे? हाइपोहाइड्रोफिली। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका? एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली ध्यान समझना, ये पाया जाता है किसमें? फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले, ठीक है ना, फ्रेश वाटर में आपका पाए जाने वाले प्लांट में, जैसे कि क्या है? हाइड्रिला है, और किसमें? वेलिस्नेरिया में। वेलिस्नेरिया। अब कॉलेज में ना वेलिस्नेरिया में जल परागण को समझाइए करके आता है। क्या होता है देखो, वेलिस्नेरिया का कहानी देखो, ठीक है, ये देखो वेलिस्नेरिया का जो प्लांट है, ये देखो कहाँ है? ये पूरा पानी में है, ये पूरा पानी के अंदर है, ये देखो। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना ना, मेल फ्लावर जो है वो कहाँ रहता है? नीचे में रहता है। क्लियर है? मेल फ्लावर कहाँ रहता है? नीचे में। और फीमेल फ्लावर जो रहता है वो थोड़ा सा जब परागण का टाइम आता है तो उसका जो स्टिग्मा रहता है वो कहाँ जाता है? ऐसे बाहर आ जाता है। क्लियर है ना? अब मेल फ्लावर जो रहता है यहाँ पास से क्या रिलीज करेगा? पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा? पोलन ग्रेन को। और पोलन ग्रेन आगे जाएगा यहाँ सतह पर और इस स्टिग्मा से जाकर के चिपक जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से वेलिस्नेरिया में होता है आपका क्या? आपका एपीहाइड्रोफिली। क्या होता है? एपीहाइड्रोफिली। मतलब ध्यान से समझना, इसमें मेल फ्लावर जो है वो पानी के अंदर रहते हैं और फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो पानी के कहाँ रहता है? बाहर रहता है। मेल फ्लावर में जब प्रस्फुटन होगा तो परागकण जो रहेगा वो कहाँ जाता है? जल के सतह के ऊपर आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा और जल के सतह के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर फीमेल फ्लावर है तो इसका स्टिग्मा भी यही होगा, तो ये जो तुम्हारा परागकण है वो यहाँ पास तैरते तैरते आएगा और इसमें स्टिग्मा में चिपक जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो परागण का क्रिया कहाँ पास हुआ? जल के सतह के ऊपर। इस कारण इसको बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे? एपीहाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं इसको? एपीहाइड्रोफिली। दूसरा होता है आपका हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली जो रहता है, यदि जल के अंदर क्रिया हो परागण का, मतलब ध्यान से समझना, जोस्टेरा नाम का जो प्लांट रहता है, ये ऐसे देखो, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? मान लो एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है। मैं इसी तरीके से बना रहा हूँ, वो ग्रास है लेकिन ग्रास जैसे ही बनाना था, लेकिन ऐसा समझो। अब पानी के अंदर में ही यहाँ पास क्या हो रहा है? आपका परागण का क्रिया हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका हाइपोहाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली। अच्छा, पानी के अंदर रहेगा तो ये खराब मत हो, ये प्लांट खराब मत हो, इस कारण इसके चारों ओर किसका परत पाया जाता है? म्यूसिलेज का परत। किसका परत? म्यूसिलेज का परत। भूलना नहीं, किसका परत पाया जाता है? म्यूसिलेज का। अच्छा, ध्यान से समझना, ठीक है, म्यूसिलेज का परत पाया जाता है। इसमें जो पोलन ग्रेन रहता है ना, पोलन ग्रेन भी खराब मत हो करके म्यूसिलेज का परत उसमें भी पाया जाता है। पोलन ग्रेन में भी किसका परत पाया जाता है? म्यूसिलेज का। और इसका जो पोलन ग्रेन रहता है ऐसे रिबन शेप रहता है। कौन सा शेप रहता है? रिबन शेप। रिबन शेप पोलन ग्रेन रहता है। किसका बोल रहा हूँ मैं? उदाहरण पूरा किसका चल रहा है अभी? जोस्टेरा का। किसका? जोस्टेरा। ZOSTERA। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जोस्टेरा, इसी को बोलते हैं हम लोग सी ग्रास। क्या बोलते हैं? सी ग्रास। कौन सा शेप का इसमें पोलन ग्रेन पाया जाता है? रिबन शेप। कौन सा शेप? रिबन शेप। और पोलन ग्रेन के चारों ओर किसका लेयर रहता है? म्यूसिलेज का लेयर।
ठीक है, म्यूसिलेज का लेयर क्यों पाया जाता है, ताकि परागकण खराब ना हो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो जल परागण भी आपका कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक होता है एपीहाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइपोहाइड्रोफिलिक। एपीहाइड्रोफिलिक का मीनिंग क्या है कि जल के सतह के ऊपर, और हाइपोहाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, जल के सतह के नीचे। क्लियर है ना, या अंदर। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जंतु परागण। जंतु परागण, यदि जंतुओं के द्वारा परागण की क्रिया को संपन्न कराया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जंतु परागण। और मैं बताया हूँ सबसे ज़्यादा परागण किसके द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा ही होता है। क्लियर है। अब उसमें भी सबसे पहला आता है आपका कौन सा, कीट परागण। यदि कीड़ों के द्वारा पराग कणों को, ध्यान समझना, यदि कीटों के द्वारा पराग कण को एक पुष्प के एंथर से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाए, यानी कि माध्यम क्या हो आपका, कीट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीट परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीट परागण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और जितना भी कीट परागित पौधा है, अब कीड़ा क्यों आकर्षित होगा, यदि पुष्प अच्छा दिखेगा तभी तो आकर्षित होगा। मतलब ऐसा पुष्प जो कीट परागण शो करता हो वो कैसा होगा, रंगीन होगा। क्या होगा, रंगीन होगा। उसके पास क्या होगा, नेक्टर होगा। क्या होगा, नेक्टर होगा। वो क्या होगा, सुगंधित होगा। समझ आ रहा है ना, गंधहीन होगा क्या, नहीं, गंध युक्त होगा। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और याद रखना 80% मधुमक्खियों के द्वारा होता है, बोला हूँ। और सेकंड नंबर में फिर कौन आता है आपका, बटरफ्लाई, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। सबसे ज़्यादा परागण किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा। उसके बाद सेकंड नंबर में तितली के द्वारा। किसके द्वारा, तितली के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, याद रखना, मैं बताया था कि जो टेपेटम था वो किसका निर्माण करता था, पॉलन कीट का। किसका निर्माण करता था, पॉलन कीट का। और पॉलन कीट के कारण ही परागकण कैसा होता है, चिपचिपा होता है, और वो जाकर के चिपक जाता है। क्लियर है ना। और जितने भी कीट परागित परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं। किसके कारण, आपका, किसके कारण, पॉलन कीट के कारण। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा हम लोग पढ़े हैं क्या, पक्षी परागण। यदि पक्षी क्या करता है, आपका परागण का क्रिया करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पक्षी परागण। मतलब परागण की क्रिया में कौन भाग ले रहा है, परागकण को ले जाने के लिए पक्षी भाग ले रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पक्षी परागण। और निथोफिली बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सा पक्षी का नाम लिखना है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है ना, सबसे छोटा हमिंग बर्ड, इतना सा छोटू सा रहता है, हाथ में आ जाता है। और दूसरा होता है आपका कौन सा, सनबर्ड। कौन सा, सनबर्ड, ठीक है। पक्षी परागण में 2 पक्षियों का नाम रखना है याद, हमिंग बर्ड और दूसरा कौन सा आपका, सनबर्ड। कौन सा, सनबर्ड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, दूसरा देखो, चमगादड़ द्वारा यदि परागण होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिरैप्टोफिली। क्या बोलते हैं, चिरैप्टोफिली। क्लियर है ना, क्या बोलते हैं, चिरैप्टोफिली। और इसमें उदाहरण याद रखना, एक चमगादड़ का नाम है टेरोपस। क्या नाम है आपका, टेरोपस नामक, ठीक है ना। एक चमगादड़ है जो कि क्या करता है, ध्यान से समझना, ठीक है। टेरोपस जो रहता है वो क्या करता है, परागण की क्रिया में भाग लेता है। चमगादड़ का नाम क्या है, टेरोपस, चिरैप्टोफिली, ठीक है ना। अच्छा, याद रखना, चमगादड़ जो रहता है कैसे पुष्पों की ओर आकर्षित होता है, डल कलर वाले पुष्पों, नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा गहरा रंग वाला जो पुष्प रहेगा ना उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। कौन, आपका चमगादड़। क्लियर है ना। लेकिन अन्य जो पक्षी रहते हैं वो लाइट कलर की ओर आकर्षित होते हैं, लाइट कलर या ब्राइट कलर की ओर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, ठीक है। डल कलर की ओर ये आकर्षित होता है, और ये किसकी ओर आकर्षित होता है, थोड़ा सा लाइट कलर। अच्छा, इसमें जो ना अडर रहता है वो बहुत ज़्यादा तेज रहता है ऐसे प्लांट की ओर। अडर मतलब सुगंध, ठीक है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा गंध रहता है ना, ठीक है, तो उसमें उसकी ओर ज़्यादा यानी कि ये आकर्षित होता है। कौन, तुम्हारा चमगादड़। क्लियर है। यानी गहरा रंग और बहुत ही ज़्यादा तेज़ दुर्गंध टाइप का ऐसा तुम्हारा पौधा है ना, ठीक है, उसका फ्लावर है, तो उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित को होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो एक हो गया आपका पक्षी परागण और एक हो गया आपका किसके द्वारा, चमगादड़ द्वारा परागण। उसके बाद हम लोग पढ़े चींटी परागण, मिरमेकोफिली बोलते थे। और एक होता है घोंघे द्वारा परागण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलमेकोफिली। बस नाम याद रखना है, ठीक है। यदि घोंघे के द्वारा परागण का क्रिया संपन्न किया जा रहा है तो मेलमेकोफिली, चींटी द्वारा किया जा रहा है तो मिरमेकोफिली, चमगादड़ द्वारा किया जा रहा है तो चिरैप्टोफिली। क्या बोलते हैं, चिरैप्टोफिली। समझ आ रहा है। और इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं, जूफिली। क्या बोल देते हैं, जूफिली। अच्छा, इसके अलावा कुछ बंदर हैं, ठीक है ना, लेमूर, ठीक है ना। और क्या है तुम्हारा, एक छिपकली है, गियाको, ठीक है, छिपकली। इन सब के द्वारा भी परागण का क्रिया का संपन्न किया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये कंप्लीट होता है आपका परागणकर्ता या पॉलिनेटिंग एजेंट वाला टॉपिक। क्लियर है ना। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक है, ठीक है, जो होता है आपका, एक टॉपिक आता है फ्लोरल रिवार्ड। फ्लोरल रिवार्ड, यदि कोई तुम्हारा काम कर रहा है तो तुम उसको कुछ इनाम दोगे।
अब चूंकि एक पुष्प का दूसरे पुष्प, ध्यान से समझना, एक पुष्प का जो परागकण है वो दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है, जो परागण करता है वो, तो उनको कुछ इनाम तो दिया जाना चाहिए ना, समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कि देखो पेड़ हमको क्या दे रहा है, फल दे रहा है, तो उसके पीछे भी उसका स्वार्थ है, उसके फल को हम खाएंगे तो उसका जो गुठली रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इधर उधर फेंकेंगे, गुठली को फेंकेंगे तो उसमें से क्या होगा, फिर एक नया पौधा उत्पन्न होगा, तो कहीं ना कहीं उसका तो हम मदद कर दिए ना बीज प्रकीर्णन में, ठीक है ना, हम लोग क्या कर दिए, मदद कर दिए, ठीक है, सीड डिस्पर्सिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, बीज प्रकीर्णन, मतलब उसके बीजों को फैलाने का काम कर रहे हैं, यानी कि तुमको फल दिया जा रहा है किसके रूप में, रिवार्ड के रूप में, ठीक है, तुम फल खाओगे और उसके बीजों को फेंकोगे तो उनका प्रजनन का जो उद्देश्य था वो क्या हो गया, कंप्लीट हुआ, समझ आ रहा है ना, उनका और नया संतति बनेगा। तो वैसे ही बोल रहा हूँ क्या, फ्लोरल रिवार्ड, क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्लोरल रिवार्ड, यानी कि प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए, मान लो मैं, ध्यान समझना, मधुमक्खी उसके पास क्यों आ रहा है, क्योंकि उससे उसको क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा, और उसको नेक्टर मिल जाएगा, और इसके साथ साथ ये तो हो गया फायदा किसको, मधुमक्खी को, और प्लांट को क्या फायदा हुआ कि उसका जो परागकण था वहां से निकल करके दूसरे प्लांट में चला गया, तो चूंकि उसको नेक्टर दिया, यही क्या है, उसका फ्लोरल रिवार्ड है, क्या है, फ्लोरल रिवार्ड। जैसे हम लोग को फल मिल रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, फ्लोरल रिवार्ड है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा 2-4 उदाहरण दिया है, एक उदाहरण दिया है युक्का एंड मॉथ का, ठीक है, युक्का प्लांट होता है, प्लांट का नाम क्या है, युक्का, और कीड़े का नाम है क्या आपका, मॉथ, क्या नाम है, मॉथ, ठीक है, मॉथ का जो प्रॉपर नाम है टेबिटिकुला मॉथ, अजीब नाम है, नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखो, एक युक्का होता है और एक होता है मॉथ, मॉथ मतलब एक कीट है वो, ठीक है। युक्का प्लांट जो रहता है, ध्यान से समझना, युक्का प्लांट है, इससे इस मॉथ को क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, युक्का प्लांट के अंदर ये जो मॉथ है वो अपना अंडा दे सकता है, ठीक है, एग लेइंग कर सकता है ये, और ये जो तुम्हारा मॉथ है, ठीक है ना, इसको तो फ़ायदा ये हो गया कि अपना अंडा यहाँ पास दे सकते हैं, इसको क्या फ़ायदा है, इसका जो परागकण है उसको पकड़ करके कौन ले जाएगा, मॉथ, समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक दूसरे के बिना इनका जीवन भी पूरा नहीं होता, तो ये आपस में क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं, क्या होते हैं, सहजीवी। देखो ये युक्का प्लांट है और ये क्या है आपका, मॉथ है, क्लियर है ना, यहाँ ये अपना अंडा देता है और अपने साथ, ध्यान देना, इसको अंडा रखने के लिए जगह मिल रहा है, और ये क्या हो गया, इससे परागित हो गया, क्या हो गया, परागित हो गया। तो युक्का एंड मॉथ को एग्जाम्पल याद रखना है तुम लोगों को, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। यानी कि यह जो कीड़ा रहता है, ये जो पुष्प है, इसके अंडाशय में क्या देता है, अपना अंडा दे देता है, और अंडा इसका क्या रहता है, यहाँ पर सुरक्षित रहता है। इन दोनों का जो जीवन चक्र है एक दूसरे के बिना पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि इसका किसका बोला हूँ, युक्का एंड मॉथ प्लांट, याद रखना ना, युक्का एंड मॉथ प्लांट, ठीक है। दूसरा देखो, एमॉर्फोफैलस, सबसे ज़्यादा लंबा पुष्प जिसका पाया जाता है एमॉर्फोफिलस, 6 फीट तक लंबा हो सकता है, क्लियर है ना, यानी कि एक आदमी कैसे खड़ा करोगे तो यहाँ तक ये आदमी आएगा, इतना लंबा पुष्प हो सकता है, किसका, एमॉर्फोफैलस का। अब ये जो एमॉर्फोफैलस है, ध्यान से समझना, यहाँ पास कुछ जीव जंतु रहते हैं, वो अपना अंडे को छुपा करके रखते हैं इसमें अंदर में, क्लियर है ना, तो एग लेइंग का काम भी, यानी कि एग लेइंग का काम यहाँ पास कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और क्या देखना है, और क्या, कौन सा है तुम्हारा, ये दोनों एग्जाम्पल याद रहेगा, एक हो गया क्या, युक्का एंड मॉथ, और दूसरा हो गया किसका, एमॉर्फोफैलस, एमॉर्फोफैलस, ठीक है। और फ्लोरल रिवार्ड के रूप में क्या दिया जाता है, बताया हूँ मैं तुम लोगों को, नेक्टर दिया जाता है, ठीक है, कीड़ा आएगा तो वो क्या खाएगा, नेक्टर, मकरंद को खाएगा, ठीक है। और हम लोग को क्या दिया जाता है, फ्रूट, क्या मिलता है, फ्रूट। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, लीवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है, ये वाला पार्ट हमारे में से कट गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो बस इतना याद रखना, लीवर मैकेनिज्म पाया जाता है सॉल्विया में, किसमें पाया जाता है, सॉल्विया में, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा बस। लीवर मैकेनिज्म किसमें पाया जाता है आपका, सॉल्विया में। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तुम लोग एक और प्लांट सुने होंगे, अंजीर और बर्र, अंजीर एवं बर्र, ठीक है ना, ये तीसरा जीवन चक्र है। अंजीर जो रहता है, ध्यान देना, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम रहता है, याद आया 11वीं क्लास, ठीक है, यानी कि उसका जो पुष्पक्रम रहता है उसमें ऐसे टाइप से बना रहता था, याद करो ऐसे, ठीक है। और यहाँ पास ऐसे, तो यहाँ पास ये मान लो ये अंजीर का पौधा है, तो अंजीर का पौधा है, ध्यान से समझना, तो ये जो बर्र है वो आया अंदर में आएगा, ध्यान से समझना, अंदर में आएगा और यहाँ अपना क्या देगा, अंडा देगा, ठीक है, यहाँ अपना क्या देता है, अंडा, और अंडे को यहीं के भोजन से क्या मिलता है, पोषण मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो इसको लाभ हो गया, और इसका जो परागकण है वो दूसरे प्लांट तक जाएगा, तो इसको लाभ मिल गया। तो इसको बोलते हैं, अंजीर को बोलते हैं फिग, बर को बोलते हैं क्या, वास्प,
बर कीड़े के नाम हैं, वास्प, फिग एंड वास्प, दोनों में फिर से सहजीवन चक्र पाया जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, ध्यान देना, ये अंजीर एवं बरगद का उदाहरण दे दिया। बरगद का जो रहता है ना फल, बरगद का जी, और किसका, पीपल का और अंजीर का, इन तीनों जो रहते हैं हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम दिखाते हैं, हाइपेनथोडियम, और हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम दिखाते हैं किसके साथ, तुम्हारा वास्प प्रजाति के साथ, और ये सहजीवी होते हैं, यानी कि इन दोनों के, ये दोनों जो रहेंगे, इन दोनों का जीवन चक्र एक दूसरे के बिना कंप्लीट होता नहीं है। क्लियर ना। एक तो युग का मौत हो गया, एक हो गया फिग एंड वास्प, और तीसरा हम लोग क्या पढ़ लिए, एमॉर्फोफेलस। क्या पढ़े, एमॉर्फोफेलस। अब फ्लोरल रिवार्ड क्या होता है मैं बता डाला हूँ आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ आया, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है इस चैप्टर का टॉपिक है वो है आपका क्या, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन। हेडिंग डालो, द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन। बंद कर तो लग किया। ठीक, द्विनिषेचन एवं क्या है आपका, त्रिक संलयन। क्या होता है द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ, जैसे ये कोई फ्लावर है तो फ्लावर में ये वाला पार्ट है ना, ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट है आपका क्या, कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं इसको, याद आया, ठीक है। और ये यहाँ पास ये सब क्या है आपका, एंड्रोसियम है, ये तो क्या है, ये एंड्रोसियम, और ये वाला पार्ट बस क्या है आपका, गैनोसियम। तो यहाँ पास ये क्या है आपका, ध्यान समझना ना, ये तो एंथर है, एंथर से क्या निकालेगा आपका, परागकण निकलेगा, क्या निकलेगा, परागकण। और ये जो परागकण है वो निकल करके यहाँ स्टिग्मा पर जाएगा, कहाँ जाएगा, स्टिग्मा पर, यदि स्वपरागन हो रहा है तो। ऐसा समझना, ये एंथर है तो यहाँ पास से परागकण निकला, परागकण, एक मिनट रुको, ठीक है, ये यहाँ पास से क्या निकला आपका, परागकण निकला, और परागकण निकल करके यहाँ जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा, किसमें, पिस्टिल में। और जब ये परागकण यहाँ पास जाता है ना, तो ध्यान दो, परागकण के जब तुम स्ट्रक्चर देखे थे तो याद करो, ऐसा लेयर देखे थे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइन, इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन। याद आ रहा है कि नहीं, अंदर वाले लेयर को क्या बोलते थे, इंटाइन, और बाहर के लेयर को क्या बोलते हैं, एक्साइन। तो ये जो इंटाइन वाला लेयर है ऐसा एक क्या बनाता है, ट्यूब बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। क्लियर है ना। और ये जो पॉलन ट्यूब रहेगा वो इस स्टाइल से होकर के जैसे जाएगा। अब ये पॉलन ट्यूब बना, ये देखो, ये पॉलन ट्यूब बना, आगे गया, और यहाँ पास ये किस में पहुँच गया आपका, किस में पहुँच गया, भ्रूण कोश में। कहाँ पहुँच गया, भ्रूण कोश में, एम्ब्रियो सेक में पहुँच गया। एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर याद करो, कितना सेल था, 7 सेल। कितना सेल था, 7 सेल। और न्यूक्लियस कितना था, 8। इसमें मैं बोला था यहाँ पास का क्या है, ये एक न्यूक्लियस, और यहाँ पास कितना है, न्यूक्लियस 2 है। अच्छा, ये जब तुम्हारा पॉलन ग्रेन आ रहा है ना, तो ध्यान देना, एक तो होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है आपका जनरेटिव सेल। याद आया, जनरेटिव सेल में एक मेल गैमेट है, वेजिटेटिव सेल है एक तो अपना साथ में। इसमें एक बार समसूत्री विभाजन होगा और एक से मेल गैमेट से कितना मेल गैमेट बन जाएगा, 2 मेल गैमेट। कितना मेल गैमेट बन जाएगा, 2। तो यहाँ पास जब आएगा ना, तो एक मेल गैमेट इस, ध्यान से समझना, एक मेल गैमेट इस एक सेल के साथ और एक मेल गैमेट यहाँ पास बीच में जाएगा। तो यहाँ पास देखो, यहाँ मादा युग्मक है और यहाँ एक नर युग्मक है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक यहाँ पास मिला, एक बार निषेचन हुआ, और यहाँ पास 2n पहले से है और उसके साथ एक और n मिला, तो क्या हो गया 3n। यानी दोनों कहीं ना कहीं तो क्या है आपका निषेचन ही है, क्योंकि यहाँ पास नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल रहा है, और यहाँ पास एक बार यानी 2n और एक क्या है आपका n, ये मिल करके क्या बना रहा है 3n। तो दोहरा निषेचन हो रहा है, 2 बार निषेचन हो रहा है, क्योंकि नर युग्मक एक तो एक सेल को फर्टिलाइज कर रहा है और एक यहाँ पास सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज कर रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो दोहरा निषेचन, और यहाँ पास चूंकि 3n मिला है, इस कारण इसको बोलते हैं त्रिक संलयन। क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन। और ये जो पूरा फिनोमिना है ना, इसको नवसीन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया था, नवसीन नामक वैज्ञानिक ने। क्लियर है कि नहीं। तो हमारे सिलेबस में यही वाला पार्ट जो है 5 नंबर का आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। दोहरा निषेचन एवं त्रिक संलयन किसे कहते हैं, शुरुआत करें। क्लियर है। अब ध्यान समझना, जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद क्या क्या होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो 3n रहेगा ना, वो आगे जा करके किसका निर्माण करेगा, आपका एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा, भ्रूण पोष का निर्माण करेगा, और ये 2n जो रहेगा किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का। क्लियर है। फिर उसके बारे में कल पढ़ेंगे। शुरुआत करें अब इसका। चलो,
अब सबसे पहले हम लोग परिभाषा के ऊपर जाते हैं। सबसे पहला परिभाषा है कि आपका दोहरा निषेचन क्या है। निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। इतना पता है। अब दोहरा निषेचन का मीनिंग क्या है? देखो, जब नर युग्मक और मादा युग्मक, ध्यान से समझना, जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, ठीक है ना, ये पहला नर युग्मक है, मान लो, ध्यान से समझना, ये पहला नर युग्मक है और एक, ध्यान से समझो, ये है इसका, ये स्ट्रक्चर है किसका? आपका भ्रूणकोश का, एम्ब्रियोसेक का। ठीक है, ऐसा था 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। असल में क्या हुआ? पोलन ट्यूब आया तो मेल गेमिट आया होगा। अब मेल गेमिट जो है, ध्यान समझना, एक मेल गेमिट, 2 मेल गेमिट आया है। कितना मेल गेमिट आया है? 2 मेल गेमिट। तो एक मेल गेमिट जो रहेगा, ठीक है, वो एक मेल गेमिट गया यहाँ पास, ठीक है ना, और एक जो मेल गेमिट है वो गया यहाँ पास। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब यहाँ पास देखो, ये एक सेल है आपका, कौन सा सेल था? एक सेल, और ये है आपका क्या? तुम्हारा मेल गेमिट है। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि एक मादा युग्मक है और एक नर युग्मक है। तो यहाँ पास हो गया एक निषेचन, पहला निषेचन हुआ फर्स्ट। और दूसरा देखो, सेंट्रल सेल में एक ये है, ध्यान देना ना, ये एक सेंट्रल सेल में ये कितना है तुम्हारा? 2 न्यूक्लियस पहले से है, पोलर न्यूक्लियाई, जो एक इधर से आया और एक इधर से आया है। याद आया? ठीक है, और एक अभी नर युग्मक गया वो, तो ये फिर से मिल गया, तो ये क्या हो गया? सेकेंड टाइम हो गया निषेचन। मतलब ध्यान समझना, दोहरा निषेचन का मीनिंग क्या है, ध्यान देना। ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, आपस में संलयित होते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, असल में होता क्या है कि 2 नर युग्मक बनते हैं। कितने नर युग्मक बनते हैं? 2। क्लियर है ना? असल में क्या होगा, देखो, ये है आपका क्या, ध्यान समझो, ठीक है, ये है आपका पोलन ग्रैंड, यहाँ पास ये ऊपर का वेजिटेटिव सेल और एक कौन सा सेल? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में एक न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस। जब ये पोलन ट्यूब का निर्माण करना रहता है तो इसमें समसूत्रीय विभाजन हो जाता है, तो ये कितना न्यूक्लियस बना लेता है? 2 न्यूक्लियस। कितना? 2 न्यूक्लियस। और ये दोनों न्यूक्लियस ही जो रहेंगे वो आगे जाते हैं इसमें निषेचन करने के लिए, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों नर युग्मक हैं। क्लियर है ना? जनरेटिव सेल है ना, ये तो पोषण देने का काम करता है बदला था मैं, यहाँ तक क्लियर है? अब ये दोनों के दोनों निकले, दोनों केंद्रक निकले, एक केंद्रक गया इसके पास, एक नर युग्मक इसके पास गया और एक नर युग्मक इसके पास गया। क्लियर है ना? तो 2 बार निषेचन हुआ। एक बार तो सेंट्रल सेल में उपस्थित जो पोलर न्यूक्लियाई था उसके साथ संलयन हुआ, और एक बार तुम्हारा एक सेल है उसके साथ संलयन हुआ। तो यहाँ पास कितने बार निषेचन हुआ है? 2 बार। इस कारण इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन। समझ आया कि नहीं? सबसे पहला आ गया क्या? दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। दूसरा देखते हैं त्रिक संलयन किसे कहते हैं। त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन। ध्यान से समझना, सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल में उपस्थित जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई है, वो कैसे रहता है आपका? 2n है, और इसके साथ एक नर युग्मक आकर के जुड़ा, तो ये क्या हो गया आपका? 3n बन गया। क्या बन गया? ये 3n। तो 3 ठोक, ध्यान समझना, 3 केंद्रक आपस में जुड़ा है, इस कारण इसको क्या बोल रहे हैं? त्रिक संलयन। क्या बोलते हैं? त्रिक संलयन। समझ आया कि नहीं? तो कभी भी आएगा दोहरा निषेचन एवं त्रिक संलयन क्या है करके, तो क्या लिखोगे? ध्यान समझना, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। फिर पहला पॉइंट डालना दोहरा निषेचन। ठीक है, दोहरा निषेचन करके डेश करना और लिखना, ठीक है, कि जो पोलन ग्रैंड रहता है, पोलन ग्रैंड में 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं। ठीक है, 2 नर युग्मक में से एक नर युग्मक, ठीक है, 2 नर युग्मक में से एक नर युग्मक एम्ब्रियोसेक में उपस्थित एग सेल के साथ निषेचन का प्रक्रिया करता है, तथा एक और नर युग्मक, ठीक है, सेंट्रल सेल में उपस्थित पोलर न्यूक्लियाई के साथ संलयित होता है। क्योंकि यहाँ पास 2 बार क्या हो रहा है? संलयन की प्रक्रिया हो रहा है, इस कारण ये क्या कहलाता है? दोहरा निषेचन। फिर पढ़ना, लिखना है क्या? त्रिक संलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? त्रिक संलयन, भ्रूणकोश में उपस्थित सेंट्रल सेल में उपस्थित 2 पोलर, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक दूसरा नर युग्मक जब जुड़ता है तो कैसी संरचना का निर्माण होता है? 3n, जो कि त्रिगुणित होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? त्रिक संलयन। क्या बोलते हैं? त्रिक संलयन। और ये दोनों जो फिनोमिना है, इसको किसने बताया है? नवसीन नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया है? नवसीन नामक वैज्ञानिक ने। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? अब ये पूरा का पूरा प्रक्रिया होता कैसे है, शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? ये समझ आ गया कि नहीं? इतना समझ आया कि नहीं? दोहरा निषेचन किसे कहते हैं और त्रिक संलयन किसे कहते हैं। सबसे पहला स्टेप है द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन का पराग कणों का अंकुरन। सबसे पहला स्टेप क्या है? पराग कणों का अंकुरन। शुरुआत करते हैं, ठीक है, द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप। ठीक है,
पहला स्टेप है क्या, पराग कणों का अंकुरन। देखो असल में क्या है, ये है आपका क्या, स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल, और ये है क्या आपका ओवरी। क्लियर है। ओवरी में यहाँ पास क्या रहता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है फ्यूनिकल, और यहाँ पास ये है क्या आपका ऐसा, याद आया, ओव्यूल। क्या है ये, ओव्यूल, याद आया। फिर इसमें फिर तुम लोग ये सब बनाए हो ना, याद आया कि नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चर पूरा। अब होता क्या है, परागकण जो है, ठीक है, अब वो कोई भी माध्यम से आए, परागकण आएगा और आकर के इससे चिपक गया। क्लियर है, आकर के इससे चिपक गया। अब ये जो हमारा परागकण है, जब स्टिग्मा पर आता है, कहाँ पास आएगा, स्टिग्मा पर आएगा, तो यहाँ पास कुछ शर्करा युक्त पदार्थ रहता है यहाँ, ठीक है, कुछ शर्करा युक्त पदार्थ रहता है, उसको अवशोषित करेगा। उसको क्या करता है, अवशोषित करेगा, और अवशोषित करके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले परागकणों का अंकुरन में क्या हो रहा है, परागकण आया, स्टिग्मा पर चिपका, यहाँ पास कुछ शर्करा युक्त पदार्थ था, क्या था, कुछ शर्करा युक्त पदार्थ था, उनको ये अवशोषित किया, और अवशोषित करके क्या हो गया, थोड़ा सा फूल गया। ठीक है, थोड़ा सा फूल गया। अब इसके बाद ध्यान से समझना, इसमें ये सबसे बाहर लेयर में क्या है, एक्साइन है। क्या है, एक्साइन है, याद आया। और उसके बाद अंदर वाला जो लेयर है, इसको पीला रंग से जो किया हम, वो क्या है आपका इंटाइन है। क्या है ये, इंटाइन। इसके अंदर एक और लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोले थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले थे। याद आया, क्या बोले थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद ध्यान देना ना, उसके बाद यहाँ पास एक सेल बनाया था, इसको हम लोग क्या बोले थे, जनरेटिव सेल, और इसको क्या बोले थे, वेजिटेटिव सेल। इसमें एक केंद्रक, इसमें भी एक केंद्रक, ऐसा वाला कहानी है। अब ये फूल गया है। अब होता क्या है, ध्यान से समझना, जैसे ही फूलता है तो ये जर्मपोर रहता था, याद करो, जहाँ पास आपका, ध्यान देना, जहाँ पास आपका एक्साइन जगह छोड़ देता था ऐसा, तो इस जगह क्या बोलते थे हम लोग, जर्मपोर बोलते थे। याद आया। तो जर्मपोर जो रहेगा, ठीक है ना, जर्मपोर वाले स्थान में ये जो इंटाइन है एक ट्यूब का निर्माण करता है, ऐसा इस टाइप से। क्लियर है, किसका निर्माण करता है, ट्यूब का। और इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब। किससे विकसित हुआ है, इंटाइन से विकसित हुआ है। किससे विकसित हुआ है, इंटाइन से। क्लियर है, एक्साइन से विकसित हुआ है कि इंटाइन से, इंटाइन से। और कहाँ पास से निकला है ये, इस स्थान को क्या बोल रहा हूँ मैं, जर्मपोर। कहाँ से निकला है ये, जर्मपोर से। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अच्छा, जब जर्मपोर से ये आता है तो ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, वेजिटेटिव सेल आ जाता है सामने की ओर। वेजिटेटिव सेल कहाँ आ जाता है, सामने की ओर। और जो जनरेटिव सेल होता है वो कहाँ रहता है, पीछे की ओर। और इसमें एक समसूत्री विभाजन होगा, तो एक केंद्रक से कितना केंद्रक बन जाएगा आपका, 2। कितना बन जाएगा, 2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, ये एक परागनली बन गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोलन ट्यूब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पोलन ट्यूब। तो सबसे पहले परागकण का क्या हुआ, अंकुरन हुआ। कैसे हुआ, ध्यान से समझना। किसी परागणकर्ता द्वारा जब परागकण को स्टिग्मा के ऊपर लाया जाता है, तो स्टिग्मा में उपस्थित कुछ शर्करा युक्त पदार्थ को अवशोषित करके ये फूले जाते हैं। इसके पश्चात इसके इंटाइन में से एक पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, कि जो कि जर्मपोर से निकलता है। ठीक है, इसमें अग्रभाग में कौन उपस्थित रहता है, आपका वेजिटेटिव सेल, और पश्च भाग में 2 मेल गैमीट धारण किए हुए कौन होता है, आपका जनरेटिव सेल। कौन होता है, जनरेटिव सेल। यहाँ तक क्लियर है कहानी। यानी कि ये जो परागकण है, ध्यान समझना, ये जो आपका पूरा प्रॉपर परागकण है, ये परागकण है, ये ऐसा हो गया कहानी। यहाँ पर समझ आया, किसका निर्माण कर दिया है, ये आपका यहाँ पास पोलन ट्यूब का निर्माण करना शुरू कर दिया। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। ये अब होगा क्या, ध्यान से समझना। यहाँ पास एक एंजाइम यूज होता है आपका, कौन सा एंजाइम, एक्टिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, एक्टिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकालता है ये, यहाँ पास एक्टिनेज एंजाइम, सॉरी पैक्टिनेज होना चाहिए जी। कौन सा एंजाइम होना चाहिए, पैक्टिनेज एंजाइम होना चाहिए। ठीक, कौन सा एंजाइम होता है, पैक्टिनेज। पैक्टिनेज कौन सा एंजाइम यूज़ करता है, पैक्टिनेज। जो यहाँ पास, अब चूंकि ध्यान से समझना ना, ये स्टाइल जो रहता है ना, इसको भाग को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा-रिग। इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। तो स्टिग्मा और स्टाइल को भेदने का काम कौन सा एंजाइम करता है, पैक्टिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करता है,
पैक्टिनेज एंजाइम। तो यहाँ पास कौन सा एंजाइम काम आता है बोलेंगे तो क्या बोलोगे? पैक्टिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम आता है? पैक्टिनेज एंजाइम। ये जो रहते हैं स्टिग्मा का, यहाँ पास उपस्थित स्टिग्मा का और स्टाइल का क्या करने लग जाता है? पाचन करने लग जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है, तो चलो एक बार और बना देते हैं। ये है आपका, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये ऐसा है कहानी, ये क्या? ओवरी। ठीक है, और यहाँ पास ये जो आपका पोलन ग्रेन था इस तरीके से, और यहाँ पास क्या हुआ है? ठीक है, इस तरीके से निर्माण होना शुरू हो गया है किसका? आपका पोलन ट्यूब का। किसका निर्माण शुरू हो गया है? पोलन ट्यूब का। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये जो वेजिटेटिव सेल रहता है वो कहाँ रहता है? आपके सामने में बोला हूँ मैं। और जनरेटिव सेल कहाँ रहता है? इसके पीछे में रहता है। कहाँ रहता है? पीछे में। और कितना न्यूक्लियस होता है आपका? 2 न्यूक्लियस। कितना न्यूक्लियस हो जाता है? 2 न्यूक्लियस। चूँकि ये जो गति कर रहा है इसको हम लोग बोलेंगे कीमोटैक्टिक गति। क्या बोलते हैं? कीमोटैक्टिक गति। टैक्टिक, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। हिंदी में बोलूँ तो रसायनुचलन गति। क्या बोलते हैं? रसायनुचलन गति। रसायन पैक्टिनेज है ना, उसके अनुसार गति कर रहा है। जैसे जैसे वो एंजाइम काम करते जा रहा है उसके आगे आगे ये बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, याद रखना यहाँ पास 2 जो खनिज लवण है वो मदद करते हैं। कौन कौन से खनिज हैं? 2 खनिज हैं। सबसे पहला खनिज है आपका कौन सा? बोरान। और दूसरा आपका खनिज है कौन सा? कैल्शियम। बोरान और कैल्शियम, ये दोनों खनिज क्या करते हैं? मदद करते हैं। बोरान जो रहता है ना, बोरान जो रहता है, ध्यान समझना, बोरान जो रहता है पोलन जर्मिनेशन में मदद करता है। इसमें मदद करता है? पोलन जर्मिनेशन में मदद करता है। और ये जो कैल्शियम रहता है, ठीक है, वो इसके लंबाई में वृद्धि करता है। पोलन ट्यूब के लंबाई में वृद्धि करता है। पोलन ट्यूब के लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। पोलन ट्यूब की लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? कौन कौन से एंजाइम काम कर कौन कौन से खनिज काम करता है? बोरान और कैल्शियम। बोरान क्या किया है? देखो, ये अंकुरित किया इसको, पोलन ट्यूब का निर्माण किया, उसमें मदद करेगा। और अब इसका जो लंबाई में वृद्धि होगा ना, ये ऐसा लंबाई में वृद्धि होगा, तो लंबाई में वृद्धि का काम कौन करता है? आपका कैल्शियम करता है। कौन करता है? कैल्शियम। अच्छा, ये जो स्टाइल है वो 2 टाइप का हो सकता है। या तो होलो हो सकता है, ये अंदर से खोखला, ये तो कैसा हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? यदि सॉलिड होगा तो कौन से एंजाइम लगातार काम करते रहेगा? पैक्टिनेज, क्योंकि इसको आगे बढ़ाना है ना, और नर युग्मक को यहाँ तक ले जाना है। समझ आ रहा है कि नहीं? यदि ये वाला भाग में ठोस पदार्थ रहेगा जी, तो पैक्टिनेज एंजाइम उसको क्या करते जाएगा? इस जगह को खाली करते जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और कौन सा गति कर रहा है? ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्या कर रहा है ये? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कोई दिक्कत है क्या इतने में? नहीं है ना? यहाँ तक समझ आ गया? तो ये सबसे पहला जो स्टेप था दोहरा निषेचन का, कौन सा था? पराग कणों का अंकुरन। अंकुरन होकर के ये आगे बढ़ गया। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान देना ना। अब ये जो तुम्हारा, ठीक है ना, ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब आगे बढ़ गया। अब पोलन ट्यूब को इसके अंदर प्रवेश करना है, तो प्रवेश कैसे कैसे कर सकता है? या तो इधर चला जाए, एंड की तरफ से अंदर घुसेगा, ये इसको भेदते हुए यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे। समझ आ रहा है? क्योंकि एक सेल तो यहाँ पास है ना, ये वाला है एक सेल। मेन टारगेट कौन है? एक सेल है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो या तो ये चराजा की तरफ से ऐसे एंट्री मार सकता है कि ये जो तुम्हारा पोलन ट्यूब था, ध्यान देना, ये पोलन ट्यूब है, वो पोलन ट्यूब मुड़ जाए, ध्यान दो, पोलन ट्यूब मुड़ जाए और इधर से ही अंदर प्रवेश कर ले। या तो फिर ऐसा हो सकता है पोलन ट्यूब जो है ये अध्यावरण को ऐसे भेदते हुए अंदर जाए यहाँ पास। या फिर ऐसा हो सकता है पोलन ट्यूब आगे बढ़े और आगे बढ़ करके ये माइक्रोपाइल साइड से जाए। चलो बताओ कौन सा वाला ज़्यादा उसके लिए बेहतर रहेगा? माइक्रोपाइल वाला रहेगा, क्योंकि देखो यदि इधर से जा रहा है तो इसका दूरी ज़्यादा पड़ रहा है, इधर से भी जा रहा है तो दूरी क्या पड़ रहा है? ज़्यादा। लेकिन मान लो माइक्रोपाइल साइड से आएगा तो ये वाला जो कहानी रहेगा वो क्या रहेगा? थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट उसको क्या मिलेगा? एक सेल मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान समझना, सबसे पहले परागकण का अंकुरण हो गया। अब दूसरा ये है कि ये जो पोलन ट्यूब है उसका इसके अंदर प्रवेश करना, भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करना। तो दूसरा स्टेप होता है आपका क्या? ध्यान देना, बीजांड में पराग नली का प्रवेश। क्या बोला हूँ मैं? बीजांड में पराग नली का प्रवेश। मतलब ये वाला जो भाग है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड। तो ये बीजांड में किसका प्रवेश कराना है? पोलन ट्यूब का। किसका? पोलन ट्यूब का। क्लियर है? तो देखो
दूसरा है आपका क्या, बीजांड का, सॉरी, परागनलिका बीजांड की ओर प्रवेश। बीजांड की ओर प्रवेश मतलब ये है आपका, ये देखो, ये स्टिग्मा, फिर क्या आ गया, स्टाइल, और ये आ गया आपका ओवरी, और ओवरी के अंदर यहाँ पास क्या बना है, ये बीजांड बना है, ठीक है ना। अब ये बीजांड आपका बना, ध्यान देना ना, ये बीजांड ऐसा बना है, ऐसा, बीजांड इस तरीके से बना है। कितना सेल होता है इसमें, 7 सेल, बार बार डायग्राम बताया हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। अब ये मेन है आपका एक सेल, चलो इसको थोड़ा सा ऐसा जूम करते हैं ना, और ये बनाते हैं, क्लियर है। ये पहला, दूसरा, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और ये क्या है आपका सातवां, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऐसा है, क्लियर कहानी, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, यहाँ पास क्या रहता है तुम लोगों को बताया था, फिलीफार्मा अपार्टस, फिलीफार्मा अपार्टस, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पास परागकण आया, परागकण आया है, पॉलन ट्यूब का निर्माण किया, पॉलन ट्यूब आगे बढ़ा। अब पॉलन ट्यूब जो है वो कैसे कैसे इसके अंदर, ये बीजांड में उपस्थित भ्रूणकोश है, इसमें भी मेन टारगेट कौन है, ये एग सेल, उसके अंदर कैसे प्रवेश कर सकता है, क्लियर है। तो देखो सबसे पहला तरीका ये है, ठीक है, कि माइक्रोपाइल तरफ से होकर के जाए, मतलब ये ऐसा आया और यहाँ पास से ऐसे प्रवेश किया, ये वाला इस हिस्सा क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल कहलाता था, याद आया, क्या बोलते थे इसको, माइक्रोपाइल। अरे याद करो ना, बनाए थे ना बीजांड का स्ट्रक्चर जब, ठीक है, ऐसे करके बनाए थे, ठीक, ऐसे करके चला था, याद करो सब, यार छोटा छोटा चीज़ भूल जा रहे हो। ये देखो ऐसा टाइप से बनाए थे ना, तो देखो ये बाहरी अध्यावरण, ये आंतरिक अध्यावरण, इसको क्या बोलते थे हम लोग, माइक्रोपाइल। ये क्या है, चलाजा। तो मान लो ये जो है तुम्हारा पॉलन ट्यूब आया, पॉलन ट्यूब आ करके किधर से प्रवेश करने का कोशिश कर रहा है, माइक्रोपाइल साइड से, किधर से, माइक्रोपाइल साइड से, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोरोगैमी, क्या बोलते हैं उसको, पोरोगैमी, क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। सबसे पहला क्या होता है, पोरोगैमी। यदि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल सिरे से प्रवेश करता है बीजांड में, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। लगभग 80%, ठीक है, पॉलन ट्यूब प्रवेश किधर से ही करेगा, माइक्रोपाइल सिरा से करता है, किधर से करता है, माइक्रोपाइल सिरा से। यहाँ तक क्लियर है, मतलब इधर से आएगा, ऐसा, क्लियर है, ये वाला कहानी होता है। दूसरा कहानी होता है आपका चलाजोगैमी। मान लो कि इधर से प्रवेश करे पॉलन ट्यूब, इधर से, चलाजा साइड से, समझ आ रहा है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चलाजा साइड से यदि एंट्री करे तो उसको क्या बोलोगे, चलाजोगैमी, चलाजोगैमी, क्या बोलते हैं, चलाजोगैमी। माइक्रोपाइल से किया तो पोरोगैमी, चलाजा साइड से करेगा तो चलाजोगैमी, क्या बोलेंगे, चलाजोगैमी। अब मान लो वो इंटेग्यूमेंट से करे, इंटेग्यूमेंट मतलब इधर से प्रवेश करे, तो समझ आ रहा है कि नहीं, ये तो इधर से प्रवेश किया तो क्या बोला मैं, पोरोगैमी, क्या बोले, पोरोगैमी। यदि चलाजा साइड से करेंगे तो चलाजोगैमी, क्या बोलेंगे, चलाजोगैमी। अब मान लो क्या बोल रहा हूँ, इंटेग्यूमेंट साइड से प्रवेश करे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीजोगैमी, क्या बोलते हैं, मीजोगैमी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या बोलते हैं, मीजोगैमी। कितना कंडीशन बताया हूँ, 3। यदि माइक्रोपाइल सिरा से करता है तो पोरोगैमी, यदि चलाजा से करता है तो चलाजोगैमी, और इंटेग्यूमेंट से करे तो मीजोगैमी, क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। अब बीजांड की ओर इसका प्रवेश हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है। जब बीजांड की ओर प्रवेश होगा, ध्यान से समझना ना, अब ध्यान देना ना, यहाँ बीजांड तक का जो आने का घटना है, यानी कि परागकण का अंकुरण, परागकणों का अंकुरण प्लस दूसरा क्या बोला हूँ मैं, परागनलिका, दूसरा स्टेप क्या बोला हूँ, ये पहला था, दूसरा क्या था, परागनलिका बीजांड की ओर प्रवेश। इन दोनों घटनाओं को एक साथ सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं परागकोश स्त्रीकेसर संकर्षण, संकर्षण। हिंदी नाम बताया हूँ क्या आपका, परागकोश स्त्रीकेसर संकर्षण। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन,
पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोले हैं इसको हम लोग? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब क्या होगा ध्यान समझना। अब तीसरा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एमपी स्टेप है, ठीक है, ध्यान देना ना, इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है, मोस्ट एमपी तीसरा स्टेप है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। पराग नलिका का कहाँ प्रवेश? भ्रूणकोश में। ठीक है, एम्ब्रियो से प्रवेश। ठीक है, अब कैसे? ध्यान समझना, हम लोग क्या बताए हैं, ध्यान समझना। ये है आपका क्या? भ्रूणकोश। क्या है ये? भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक है। कितना सेल रहता है इसमें? टोटल 7 सेल। कितना सेल? 7। ठीक है, ये टोटल 6 और इसको करके 7। कितना न्यूक्लियस है टोटल? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पास होता है आपका फिलीफॉर्म अपारेटस। यहाँ होता है क्या आपका? फिलीफॉर्म अपारेटस। यहाँ तक क्लियर है? क्या होता है? फिलीफॉर्म अपारेटस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग सेल। ध्यान दो, इसको बोल रहे हैं एग सेल। इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, सखी कोशिका। याद आया? सिनर्जिड सेल। और इसके अंदर क्या रहता है आपका? फिलीफॉर्म अपारेटस। फिलीफॉर्म अपारेटस। ये बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। यहाँ उपस्थित जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि दोनों पोल से आया था वो। याद करो, मैं पूरा तुम लोगों को बताया था, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ये तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। याद आया? क्लियर है? अब क्या हुआ इधर से, ध्यान देना ना, इधर से तो माइक्रोपाइल एरिया से आ गया है कौन? तुम्हारा पॉलन ट्यूब। कौन आ गया? पॉलन ट्यूब। कौन आया है? पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब में क्या है आपका? 2 मेल गैमीट है। कितना मेल गैमीट है? 2 मेल गैमीट। क्लियर है? अब ये जो मेल गैमीट है इसको नहीं पता है कि यहाँ पास एक सेल है करके। समझ आ रहा है कि नहीं? उसको नहीं पता है, वो पोरोगैमी किया है, मतलब माइक्रोपाइल एंड तरफ से ये आया जरूर है। असल में क्या होता है, जैसे ही पॉलन ट्यूब नज़दीक आता है तो ये जो तुम्हारा फिलीफॉर्म अपारेटस रहता है वो चीखने चिल्लाने लग जाता है। ठीक है, कि साजन मेरे घर आए। ठीक है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? एकदम आरती का थाली लेकर के खड़े हो जाते हैं। कौन? ये दोनों सहायक कोशिका या सखी कोशिका। क्लियर है? और ये जो सहायक और सखी कोशिका जो रहता है, कोई एक नष्ट होने लग जाता है। कोई एक सहायक या सखी कोशिका क्या होने लग जाता है? नष्ट। और जिधर से सहायक कोशिका, ये फिलीफॉर्म अपारेटस, ध्यान से समझना, जैसे ही इसको देखेगा पॉलन ट्यूब को, ठीक है, तो ये एक सहायक कोशिका क्या होने लग जाता है? नष्ट होने लग जाता है। और नष्ट होने लग जाता है तो ये एंट्री मार लिया इसमें। समझ आ रहा है कि नहीं? ये जैसे ये नष्ट होने लग गया तो एंट्री मार लिया, और एंट्री मार करके सीधा एंट्री कहाँ मार लेगा? एक जो तुम्हारा ये एक मेल गैमीट है वो एंट्री कहाँ मार लिया? एक सेल में। और जो एक रहता है वो कहाँ चला जाता है? यहाँ पास। क्लियर है? अब यहाँ पास क्या होगा? एक नर युग्मक है और एक मादा युग्मक है, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? फ्यूजन। ठीक है, और इसी को हम लोग ध्यान देना ना, यहाँ पास एक फर्स्ट तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हुआ, और यहाँ पास फिर से सेंट्रल सेल में उपस्थित एक नर युग्मक गया है, और यहाँ पास उपस्थित पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या कर लिया? ये फिर से क्या कर लिया? आपका निषेचन कर लिया। तो ये सेकेंड टाइम का हो गया आपका निषेचन। और ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोल देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? यहाँ पास जो बना वो कैसा रहेगा? 2n रहेगा। क्या रहेगा? 2n, क्योंकि ये भी n है और ये भी क्या है? n, अगुणित था। लेकिन ये वाला जो पहले से था 2n था, और ये जो आया नर युग्मक वो क्या है आपका? n। तो 2n और ये n मिल करके क्या बना दिया आपका? 3n। अब ध्यान देना, यही इन फ्यूचर आगे जा करके किसका निर्माण करता है? आपका जायगोट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? जायगोट। और जायगोट से क्या बनेगा आपका? एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और ये जो रहता है 3n वाला, ये इन फ्यूचर आगे जा करके निर्माण करेगा किसका? पहले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, पेन बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, एंडोस्पर्म का, भ्रूणपोष का, किसका निर्माण करेगा? भ्रूणपोष का।
किसका निर्माण करेगा? भ्रूणपोष का। मतलब ये जो बना हुआ भ्रूण है उसको पोषण देने वाला पदार्थ का निर्माण कर देगा ये, ठीक है। यानी कि ये जो भ्रूण है उसको तो भी पोषण चाहिए ना, तो उसको पोषण देने वाले पदार्थ का नाम क्या होता है? भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, उसका निर्माण करता है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं पूरा का पूरा कहानी? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो ये आपका कौन सा स्टेप था? तीसरा, पराग नलिका का कहाँ? भ्रूणकोष में प्रवेश। कोई दिक्कत थोड़ी है जिसमें? एम्ब्रियो सेक में जैसे ही यहाँ पहुँचा था पोलन ट्यूब, अंतःपरासरण का प्रक्रिया होगा, सिनर्जिट यहाँ पास से नष्ट होगा और ये अंदर चला गया। चौथा स्टेप करके लिख सकते हो, यहाँ तक अंदर प्रवेश करने के बाद, भ्रूणकोष में प्रवेश के बाद चौथा स्टेप तुम लोग बना सकते थे। क्या लिख सकते थे? चौथा स्टेप, ठीक है, युग्मक संलयन। क्या लिख सकते थे? युग्मक संलयन। बता डाला हूँ, ठीक है। एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में मिलेगा, ठीक है। तो एक निषेचन हुआ और उससे क्या बनेगा? आपका जायगोट बन जाएगा। और एक और नर युग्मक है जो, ठीक है, वो कहाँ पास मिलेगा? सेंट्रल सेल में उपस्थित पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है। और किसका निर्माण करता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। किसका निर्माण करता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। चूंकि यहाँ पास कितने बार निषेचन हो रहा है? 2 बार, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन। चलो ये डायग्राम को देख लो, ये मतलब वही है। देखो सबसे पहले क्या दिखाया है? ये डायग्राम को देखो, ठीक है। ये तो सबसे पहले ये स्टिग्मा है, फिर क्या है? स्टाइल है, फिर ये लास्ट वाला आपका क्या है? ओवरी है। क्या है? ओवरी। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले पराग कण आया और पराग कणों का क्या हुआ? अंकुरण हुआ। पराग कण का जब अंकुरण हुआ तो अंकुरण होने के फलस्वरूप किसका निर्माण हो गया? आपका पोलन ट्यूब का। अब ये जो पोलन ट्यूब है वो क्या करने लग गया है? अपने लंबाई में वृद्धि किए और किसके अंदर प्रवेश किए? बीजांड में। किसमें प्रवेश किए? बीजांड में। बीजांड में प्रवेश करने का कितना तरीका हो सकता था? 3 तरीका। सबसे पहला पुरोगैमी, मैक्रोपाइल साइड से, चलाजा साइड से, चलाजोगैमी, और इंटेग्यूमेंट साइड से होगा तो मीजोगैमी। क्लियर है? अब उसमें जब प्रवेश कर लिया तो उसके बाद इसका प्रवेश कहाँ करवाना था? भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष के स्ट्रक्चर देखे थे, ये एंटीपोडल सेल था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या बोले थे? पोलर न्यूक्लियाई बोले थे। क्या बोले थे? पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पास क्या था? एक सेल और दोनों आपस में क्या था? सिनर्जिट, सहायक कोशिका था। सहायक कोशिका के अंदर क्या था? यहाँ पास फिलीफार्मा अपार्टस। जैसे ही पोलन ट्यूब आएगा, एक सिनर्जिट कोशिका क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। नष्ट होते हुए कोशिका को देख करके पोलन ट्यूब उधर ही अंदर प्रवेश कर लेगा और अंदर में जाएगा। अब कौन सा चौथा स्टेप होगा? युग्मकों का संलयन। क्या होगा? युग्मक का संलयन। और युग्मक का जब संलयन हो जाएगा तो क्या होगा? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन के फलस्वरूप एक तो बनेगा आपका जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट। और दूसरा क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बनेगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो इन फ्यूचर भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। और जायगोट से किसका निर्माण होगा? आपका एम्ब्रियो का। किसका निर्माण हो जाएगा? एम्ब्रियो का। क्लियर है? अब निषेचन जब हो जाता है तो निषेचन के पश्चात क्या परिवर्तन रहता है? निषेचन के पश्चात क्या परिवर्तन रहता है? ठीक है, निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन रहेगा? जो अंडाशय है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फल में। बीजांड जो रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपके बीज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बीज में। और ये जो आपका इंटेग्यूमेंट था ना, ठीक है, या क्या बोलते थे? अंडाशय भित्ति या अंडाशय भित्ति। अंडाशय का जो दीवार रहेगा ना वो बनाएगा किसका? भित्ति। फल है ये अंडाशय, यदि फल बनाए तो ये क्या बनाएगा? फल भित्ति बनाएगा। क्या बनाएगा? फल भित्ति। और जो इंटेग्यूमेंट था बीजांड का, आउटर और इनर, तो ये क्या बनाएगा? बीज भित्ति। क्या बनाएगा? बीज भित्ति। यहाँ तक क्लियर है? मतलब ध्यान समझना, ये जो है स्टिग्मा है, स्टाइल, और ये क्या है? ओवरी। तो ओवरी में उपस्थित ये क्या था? बीजांड। तो ये प्रॉपर इतना क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में। यहाँ तक क्लियर है? और ये जो है अंदर में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीज में। क्लियर है? ये बाहर में ये जो अंडाशय का भित्ति था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फल भित्ति में। और इसका इंटेग्यूमेंट था आउटर और इनर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीज भित्ति में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीज भित्ति में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। चलो एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल का है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या देखे हैं अभी, जो एक सेल रहता है वो कैसा रहता है? कौन सा प्रवृत्ति? अगुणित होता है, द्विगुणित? जैसा एक सेल है वो क्या होता है? आपका अगुणित होता है, एन होता है। याद है कि नहीं? ठीक है, अच्छा। उसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़े? मेल गैमीट होता है, वो भी क्या होता है? आपका एन होता है। क्या होता है? एन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है? आपका 3n होता है। क्या होता है? 3n होता है।
अच्छा सीड कोट बनेगा मान लो बीज भित्ति जी, तो वो होगा क्या आपका 2n होगा, क्या होगा 2n, क्लियर है ना, क्या होगा 2n। बीजांड ही बीज में कन्वर्ट होगा। अब बीजांड बीज में कब कन्वर्ट होगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा तब, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक n और n क्या हो जाएगा 2n होगा तब, ऐसा कहानी क्लियर है। जनरेटिव सेल जो रहता है वो होता है आपका n, वेजिटेटिव सेल भी होता है कि आपका n। अच्छा एम्ब्रियो कैसा रहता है आपका, अगुणित होता है द्विगुणित, द्विगुणित होता है, क्या होता है द्विगुणित। ये इतना याद रखना, फिर एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कल वगैरह करा देंगे, क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो इस तरीक़ा से आपका ये चैप्टर का जो मोस्ट टाइम पे टॉपिक था द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन क्या होता है, ये क्या होता है आपका कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट कल ही बस इसका एक लेक्चर बचेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सीड का निर्माण होता है, सीड कोड का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे फल, ठीक है। फल वाला टॉपिक हमारा लास्ट रहेगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।